नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सूरज हिंदी कहानी में। आज हम बात करने वाले हैं लाल रात की कहानी। क्या है इसका राज और रहस्य, देखते रहिए दोस्तों। सूरज हिंदी कहानी शुरू करते हैं। उस कमरे में सिर्फ एक हल्की सी चांदनी बची थी, जो उस कमरे को अदृश्यता में लपेट रही थी। वहां की एक छोटी सी झिलमिलाहट जो रात की गहराइयों को छूने का वादा कर रही थी और कमरे को एक रहस्यमय आवाज से भर रही थी। उस कमरे में किसी की कामुक आवाजें अपनी हल्की ध्वनि के साथ उस अंधेरे कमरे के कोनों से टकरा रही थी। तभी अचानक कोई उस कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर झांककर देखता है। उस दरवाजे को खोलने वाले नौजवान का नाम विक्रम था, जिसने अपने दोस्त रवि को ढूंढने के लिए उस दरवाजे को खोला था। विक्रम ने जब उस दरवाजे को खोल तो उसे एक नजर में उस अंधेरे कमरे में कुछ नजर न आया। लेकिन जब उसने ध्यानपूर्वक उस कमरे को गहनता से देखा तो उसका दोस्त रवि अपने बिस्तर पर नग्न अवस्था में पीठ के बल लेटा था। वह कमरा इतना शांत था कि रवि की सांसों की आहट भी विक्रम को सुनाई दे रही थी। विक्रम अकेला नहीं था, उसके साथ उसका एक और दोस्त था जिसका नाम था मंजीत, जो रवि और विक्रम का कॉमन फ्रेंड था। मंजीत का घर रवि के घर से बिल्कुल सटा हुआ था। विक्रम और मंजीत ने जब उस कमरे के अंदर का नजारा अपनी आंखों से देखा तो उनकी आंखें पहले से ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और उनकी सांसें अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। वो दोनों ही अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो नजारा उनके सामने था वह इतना रहस्यमय था कि वह दोनों उसे समझ पाने में अभी नादान थे। लेकिन उन दोनों ने हिम्मत करके उस कमरे के अंदर जाने का साहस दिखाया और उन दोनों ने अपने कदम बिस्तर पर पड़े रवि की ओर बढ़ाए। रास्ते में उन्हें फर्श पर एक आकृति बनी दिखती है जो देखने में रंगोली की तरह थी। लेकिन रंगोली में जहां बहुत से रंग होते हैं, वही उस आकृति में एक ही रंग था। वह आकृति अजीब थी, जिसे सफेद रंग के किसी पाउडर से बनाया गया था। उस पाउडर की गंध उस कमरे में इस तरह फैली थी कि विक्रम और मंजीत का उससे दम घुटने लगा था। लेकिन वह दोनों उस दमघोटू वातावरण में भी अपने दोस्त रवि की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और उसके पास पहुंचने के बाद उसे पेंट पहनाते हैं। रवि का पूरा बदन पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें लाल थी। उस कमरे में चारों तरफ शराब की बोतल फैली थी और खाए गए मांस के टुकड़े भी फैले थे। उन मांस के टुकड़ों को देखकर कोई भी ये बता सकता था कि वह कच्चा मांस था। क्या रवि शराब के साथ कच्चा मांस खाता है? मंजीत और विक्रम के जहर में इस तरह के कई सवाल थे, लेकिन फिलहाल वो रवि से इस तरह के सवाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि रवि की स्थिति उन सवालों का उत्तर देने के लायक ही नहीं थी। मंजीत और विक्रम रवि को सहारा देकर उसे अंधेरे कमरे से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को उस कमरे से आजाद होते देख रवि तिलमिला उठा और वह उस कमरे से बाहर जाने का विरोध करने लगा। लेकिन फिलहाल उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह अकेला विक्रम और मंजीत का सामना कर सके। वो दोनों उसके विरोध के बावजूद भी उसे घसीटते हुए उस कमरे से बाहर लेकर जाते हैं। जब विक्रम और मंजीत रवि को उस कमरे से बाहर लेकर आ चुके थे तो ठंडी हवा रवि के शरीर को छूती है, जिसकी ठंडक से रवि एक लंबी सांस लेता है। जिस तरह विक्रम और मंजीत का कमरे के अंदर की हवा में दम घुट रहा था, उसी तरह रवि कमरे से बाहर आकर उसी तरह का व्यवहार कर रहा था। उसके हाव भाव और उसके चेहरे का रंग देखकर विक्रम और मंजीत ये समझ चुके थे कि रवि को वहां सांस लेने में दिक्कत हो रही है। रवि की हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए मंजीत ने उसे संभाला और एक ऐसी जगह पर उसे लेटा दिया जिस जगह पर उसे कुछ आराम मिले। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। रवि के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया था, जिसे देखकर विक्रम अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकलता है और रवि के पापा मोहनलाल के पास फोन मिलता है। रवि के पापा मोहनलाल विक्रम की कॉल को पिक करता है और विक्रम से कहता है, कैसे हो विक्रम बेटा,
क्या तुम घर पर आ चुके हो? हाँ अंकल, मैं घर पर आ चुका हूँ और मैं इस वक्त रवि के साथ हूँ। लेकिन आप जहाँ भी हैं जल्द से जल्द अपने घर वापस पहुँचे। रवि की हालत बहुत खराब है, हमें जल्द से जल्द रवि को अस्पताल लेकर जाना होगा। जब मोहनलाल ने विक्रम की बात सुनी तो वह हैरान था। वह हैरानी के साथ विक्रम से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? जब मैं और रवि की माँ घर से निकले तो रवि बिल्कुल ठीक था। नहीं अंकल, हम आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रहे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप मंजीत से बात कर सकते हैं। मोहनलाल से यह कहकर विक्रम अपने फोन को मंजीत के कान पर लगता है। अगले ही पल मंजीत रवि के पिता मोहनलाल को बताता है, हाँ अंकल, विक्रम बिल्कुल ठीक कह रहा है। रवि की हालत बहुत खराब है, उससे ठीक से सांस भी नहीं ली जा रही। आप जहां भी हैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंची, हमें बहुत डर लग रहा है। अपने बेटे की हालत की जानकारी मिलने के बाद मोहनलाल विक्रम और मंजीत को ये बताता है कि वह जल्द से जल्द अपने घर पहुंच रहा है। तब तक उन्हें रवि का ख्याल रखना होगा। इसके बाद विक्रम और मंजीत ये तय करते हैं कि उन्हें रवि को लेकर नीचे जाना चाहिए। वो दोनों रवि को उठाकर सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं। लेकिन तभी मंजीत रुकता है और विक्रम से कहता है, तुम रवि को लेकर नीचे चलो, मैं रवि के बचे हुए कपड़े लेकर तुम्हारे साथ साथ आता हूँ। रवि एक दुबला पतला लड़का था, इसलिए उसके शरीर का भार भी कम था। ये देखते हुए विक्रम मंजीत की बात मानता है और अकेला ही रवि को सहारा देकर सीढ़ियों से नीचे लेकर जाता है। वहीं मंजीत अपने कदम दोबारा रवि के कमरे की ओर बढ़ता है। रवि का कमरा चारों तरफ से अंधेरे में ढका था। जबकि ये जिस दिन की घटना थी वह दिन हिंदू रीति रिवाज में सबसे शुभ दिन माना जाता है। ये दिन था दीपावली का, जिस दिन भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। चारों तरफ दीपावली के दियों की जगमगाहट थी, लेकिन रवि का घर अंधेरे की गिरफ्त में होने के कारण उस माहौल में आंखों को चुभने का काम कर रहा था। मंजीत रवि के कमरे के अंदर जाता है और बिस्तर से उसकी शर्ट उठाकर अपने कदम उस कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ता है। लेकिन तभी उसे किसी लड़की की पायलों की खनखनाहट सुनाई दी। मंजीत ने पायलों की खनखनाहट सुनने के बाद अचानक पीछे मुड़कर देखा तो उसे अंधेरे में किसी के होने का आभास हुआ। लेकिन उसे अपनी नंगी आंखों से अंधेरे के कारण कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब उसने अपनी आंखों पर जोर डाला तो उस अंधेरे में उसे एक औरत खड़ी दिखाई दी। उस औरत के बाल उसके पूरे चेहरे पर बिखरे थे। बदन पर लाल साड़ी जो देखने में बिल्कुल साधारण थी, लेकिन वो साड़ी उस औरत के बदन पर इस तरह कसी हुई थी कि उसका यौवन निखर कर नजर आ रहा था। अचानक एक ऐसा हवा का झोंका आया जिसने उस औरत के चेहरे से उसके बालों को हटा दिया। लाल आंखें जिनसे काले आंसू टपक रहे थे, चेहरे पर उदासी और किसी को खोने का गम। मंजीत को उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, लेकिन अगले ही पल एक हवा के झोंके की तरह वह मंजीत के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। मंजीत की आंखें डर के मारे बड़ी हो चुकी थी और मंजीत डर के मारे कांप उठा था। वह एक बार फिर पीछे मुड़ता है और दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन अगले ही पल दरवाजा किसी रहस्यमय ढंग से अपने आप ही बंद हो चुका था। वहीं दूसरी ओर विक्रम रवि को लेकर उसके घर के निचले हिस्से में पहुंच चुका था। उसने वहां पर एक चारपाई देखी और उसी पर रवि को लेटा दिया। रवि को लेटाने के बाद वह रवि के हाथों की हथेलियों को रगड़ने लगा ताकि उससे रवि को कोई फायदा मिल सकता। जब विक्रम रवि की हथेलियां को रगड़ रहा था तब वह आवाज देकर छत पर मौजूद मंजीत से ये भी कह रहा था कि उसे वापस आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। लेकिन विक्रम के पूछने पर मंजीत कोई जवाब नहीं दे रहा था। उस वक्त विक्रम ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मंजीत ने उसे जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसे मंजीत से ज्यादा रवि की चिंता हो रही थी जो उसकी आंखों के सामने तड़प रहा था।
रवि के पिता मोहनलाल अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ दिवाली के दिन अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपने घर से बस निकल ही था, तभी उसके पास विक्रम की कॉल आती है। विक्रम ने जो रवि के बारे में बताया था उसकी जानकारी मिलने के बाद मोहनलाल अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने घर की दिशा की ओर घुमा देता है। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड भी पहले से ज्यादा बढ़ा दी थी। वह बहुत तेजी के साथ वापस अपने घर के बाहर पहुंचता है और देखता है कि उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद है। वह अपने कदम तेजी के साथ अपने घर की ओर बढ़ता है और दरवाजे पर पहुंचकर अपने घर के दरवाजे को खटखटाता है। दरवाजे पर आहट पाकर घर के अंदर मौजूद विक्रम दरवाजा खोलने के लिए उस ओर भागकर जाता है और दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजे को खोलता है। दरवाजे के उस पर रवि के माता पिता मौजूद थे। रवि की मां रुक्मणी बिना किसी सवाल जवाब के अपने बेटे रवि की ओर अपने कदम बढ़ा देती है। वहीं रवि के पिता मोहनलाल ने विक्रम से सवाल करते हुए पूछा, ये सब क्या हो रहा है, रवि को क्या हुआ है? मोहनलाल के पूछने पर विक्रम उससे बताता है, पता नहीं अंकल, आप तो जानते हैं मैंने आपसे बात की थी कि रवि कहाँ पर है। आपने मुझे ये बताया कि रवि घर पर ही है। मैं उसके साथ दीपावली को एंजॉय करना चाहता था, इसलिए मैं आपके घर चला आया। उस वक्त शायद आप अपने घर से जा चुके थे, लेकिन घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने बहुत देर तक आपके घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। मैंने रवि के पास फोन भी मिलाया, लेकिन उसने मेरे फोन का कोई जवाब नहीं दिया। आपने मुझे बताया था कि रवि घर पर ही मौजूद है, इसीलिए मैंने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन इसके बाद भी मुझे घर पर किसी के होने का कोई आभास नहीं हुआ। तब मैंने आपके पड़ोसी मंजीत से मदद मांगी। मंजीत और आपका घर एक दूसरे के करीब है। मैं कई बार मंजीत के साथ आपके घर की छत पर गया हूँ। इसके बाद मैं मंजीत के साथ उसकी छत के सहारे आपके घर की छत पर पहुँचता हूँ। जब मैं और मंजीत छत पर पहुंचे तो हमें रवि के कमरे से अजीब अजीब आवाज सुनाई दे रही थी। पहले तो हमने सोचा कि शायद रवि कोई मूवी देख रहा है, लेकिन जब हमने उसके कमरे का दरवाजा खोला तो वहां का नजारा हमारी सोच से बिल्कुल विपरीत था। हर तरफ चीज बिखरी पड़ी थी। उस कमरे में एक अजीब सी गंध थी जिसमें सांस भी ले पाना बहुत मुश्किल था। हमने किसी तरह रवि को उस कमरे से बाहर निकाला, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रवि अपने कमरे से बाहर आने का विरोध कर रहा था। हमने उसके विरोध की कोई चिंता नहीं की और मैं उसे यहाँ नीचे ले आया। ये सभी बातें जानने के बाद मोहनलाल एम्बुलेंस को फोन करता है और विक्रम के साथ रवि के करीब पहुँचता है। मोहनलाल अपने हाथ को रवि के माथे पर रखता है। रवि का सिर आग की तरह तप रहा था और उसे बहुत तेज बुखार था। रवि की ऐसी हालत देखकर अब मोहनलाल को भी रवि की चिंता होने लगी थी। इसी बीच रवि की मां रुक्मणी एक गीला कपड़ा लेकर आती है और उसे रवि के सिर पर रखती है, जिससे रवि का बुखार कुछ हद तक कम हो सके। लेकिन ये सब करने के बाद भी रवि के स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था, जो वहां मौजूद सभी की चिंता को बढ़ाने का काम कर रहा था। इसी बीच विक्रम को ये याद आता है कि मंजीत छत से नीचे नहीं आया। उसने आवाज देकर मंजीत को एक बार फिर पुकारा, लेकिन इस बार भी उसे मंजीत का कोई भी जवाब सुनाई न दिया। उसने रवि के पिता मोहनलाल को ये बताया कि मंजीत उसके साथ छत पर ही था, लेकिन वह वापस नहीं आया। इसलिए वह वापस छत पर जाकर उसे बुलाकर लाता है। विक्रम के मुंह से यह बात सुनकर मोहनलाल विक्रम से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि मुझे भी ये देखना है कि उस कमरे में आखिर चल क्या रहा है। ये कहने के बाद मोहनलाल विक्रम के साथ वापस अपने घर की छत पर जाता है। छत पर पहुंचने के बाद मोहनलाल और विक्रम ये देखते हैं कि रवि के कमरे का दरवाजा बंद है और उन्हें वहां पर मंजीत भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए वह अपने कदम रवि के कमरे की ओर बढ़ते हैं और उस कमरे के पास पहुंचकर उसके दरवाजे को खोलते हैं।
दरवाजा पहले ही प्रयास में खुल जाता है और जो नजारा उन दोनों की नजरों के सामने था उसे देखकर वह दोनों लड़खड़ाकर अपने कदम पीछे की ओर बढ़ा लेते हैं। मंजीत लहूलुहान रवि के कमरे में मौजूद पंखे से उल्टा लटका था। उसके पैरों को किसी ने रवि की शर्ट से बांधकर उल्टा लटकाया था। जब विक्रम और मोहनलाल ने यह नजारा देखा तो वह दोनों डर के मारे कांप गए। विक्रम 20 साल का नौजवान था, उसके लिए इस तरह के दृश्य देख पाना मुश्किल था। लेकिन ये सब मोहनलाल के घर पर हो रहा था तो उसे कुछ तो करना होगा। इसलिए वह हिम्मत करता है और अपने कदम मंजीत की ओर बढ़ता है। मंजीत के पास पहुंचने के बाद वह सबसे पहले मंजीत की सांस चेक करता है। मंजीत की सांसें चल रही थी। ये जानने के बाद मोहनलाल विक्रम को आवाज देकर अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि वह मंजीत को नीचे उतरने में उसकी मदद करे। विक्रम डरा हुआ था लेकिन फिर भी उसे न चाहते हुए भी मोहनलाल की मदद करनी पड़ती है। उन दोनों ने संभाल कर मंजीत को नीचे उतारा। मंजीत के शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई भी कपड़ा नहीं था। उसकी पीठ और उसकी छाती पर इस तरह के जख्म थे मानो किसी ने अपने नाखूनों से उसके पूरे बदन को कुरेद दिया हो। इसी बीच विक्रम की नजर मंजीत की छाती पर पड़ती है, जिस पर किसी ने मंजीत की छाती को चिरकर लिखा था, मुझे मेरा रवि चाहिए। जब मोहनलाल और विक्रम ने पंखे से मंजीत को उतारा तो उन्हें मंजीत की हालत देखकर ऐसा आभास हुआ जैसे मंजीत का उस कमरे में दम घुट रहा हो। इसलिए वह दोनों मंजीत को उस कमरे से बाहर ले गए। बाहर लाने के बाद उन दोनों ने मंजीत को होश में लाने की पूरी कोशिश की लेकिन चाहकर भी वो मंजीत को होश में ना ला पाए। लेकिन कुछ देर बाद जो हुआ उसे देखकर वह इतने चौंक गए थे कि उन्हें अपनी आंख पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मंजीत अचानक होश में आया और उन्होंने अपनी आंखों के सामने मंजीत के शरीर पर जो जख्मों के निशान थे उन्हें अपने आप ही ठीक होते देख। यह अनुभव उनके लिए इस तरह का था जैसे उनकी आंखों के सामने किसी तरह का कोई छलावा हो। ये देखकर मोहनलाल और विक्रम हैरान थे और साथ ही वह दोनों इतने डर भी चुके थे कि उनकी आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा था उसे वह समझ पाने में असमर्थ थे। विक्रम और मोहनलाल एक दूसरे के चेहरे की ओर देख रहे थे और अपनी नजरों से एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि क्या ये कोई सपना है या हकीकत। मंजीत को जब होश आया तो मोहनलाल और विक्रम उसके करीब गए और उन्होंने मंजीत से पूछा, मंजीत इस कमरे में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उन दोनों की बात सुनकर मंजीत कुछ देर खामोश रहा लेकिन कुछ देर के बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपनी कपकपाती आवाज में उन दोनों के सामने कहा, वह रवि को नहीं छोड़ेगी। हम रवि को उससे दूर लेकर गए इसलिए वह हमें भी मार देगी। कौन मार देगी हमें? मोहनलाल ने अपनी आवाज भारी करते हुए मंजीत से पूछा। वह बहुत खतरनाक है, उसकी आंखें रवि को देखने के लिए तरस रही है। हमें दोबारा रवि को इस कमरे में वापस लाना होगा। वो रवि के साथ जुड़ चुकी है, हम उससे रवि को चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। मंजीत की इन बेहुदा बातों को सुनकर विक्रम को गुस्सा आया और उसने मंजीत से गुस्से में पूछा, तुम किसकी बातें कर रहे हो मंजीत? कमरे में कोई नहीं है, अगर कोई होता तो वो हमें भी जरूर दिखाई देता। मंजीत ने विक्रम की बात सुनी और विक्रम से कहा, शुक्र मनाओ कि उसका सामना तुमसे नहीं हुआ। अगर होता तो तुम भी मेरी तरह डर से कांप रहे होते। विक्रम मंजीत से कुछ और कहता है उससे पहले ही मोहनलाल ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत रहने को कहा। इसके बाद मोहनलाल ने अपनी नजर उस कमरे की ओर घुमाए और अपनी सुस्त आंखों से उस कमरे को देखने के बाद अपने कदम धीरे धीरे उसे कमरे की ओर बढ़ाए। कमरे के पास पहुंचने के बाद मोहनलाल ने उस कमरे को बाहर से बंद किया और विक्रम और मंजीत के साथ वो अपने घर के निचले हिस्से में गया। जब वह तीनों नीचे गए और उन्होंने देखा कि रवि की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया था, मोहनलाल ने जल्द से जल्द एक बार फिर एम्बुलेंस चालक को फोन मिलाया।
एम्बुलेंस चालक ने मोहनलाल को बताया कि वह बस कुछ ही देर में उनके घर पहुंचने वाला है। लेकिन तभी रवि अचानक अपनी जगह से उठता है और एक अजीब भाषा में वार्तालाप करता है। उस भाषा को समझ पाना वहां मौजूद किसी के भी बस की बात नहीं थी। सभी एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे और रवि जो कह रहा था उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। उस अजीब भाषा में कुछ कहने के बाद रवि रुका और अगले ही पल उसने एक जोरदार चीख मारी जो मोहनलाल के पूरे घर में गूंजी। चीखने के बाद रवि ने अपने कदम घर की दहलीज की ओर बढ़ाए। रवि को अपने घर से बाहर जाते देख मोहनलाल उसके रास्ते में खड़ा हो गया और उसने अपने बेटे रवि को रोकने की कोशिश की। लेकिन रवि ने मोहनलाल को इतनी तेज धक्का दिया कि वह दूर जाकर गिरा। ये देखकर वहां मौजूद सभी हैरान थे क्योंकि रवि एक दुबला पतला नौजवान था और मोहनलाल 100 किलो के करीब भार वाला हष्ट-पुष्ट इंसान। रवि ने अपने पिता को इस तरह धक्का दिया था मानो उसके अंदर कोई असीम शक्ति हो जिसे वहां मौजूद सभी महसूस कर पा रहे थे। उन्होंने आज से पहले रवि को ऐसा व्यवहार करते हुए नहीं देखा था। जब उसने मोहनलाल को धक्का दिया तो वहां मौजूद किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह रवि का रास्ता रोके और उसे बाहर जाने से रोकने की कोशिश करे। रवि अपने घर से बाहर जा चुका था। मोहनलाल को उठाने के लिए मंजीत और विक्रम उसकी ओर दौड़े और सहारा देकर मोहनलाल को जमीन से उठाया। मोहनलाल ने अपनी पत्नी को अपने घर पर ही रहने की सलाह दी और उसे इस बात के लिए भी चेताया कि वो अनजाने में भी अपनी छत पर न जाए। अपनी पत्नी को ये बात कहने के बाद मोहनलाल विक्रम और मंजीत के साथ रवि का पीछा करता है। वो दोनों अपने तेज कदमों के साथ रवि को ढूंढने के लिए अपने घर से बाहर जाते हैं। रवि दूर नहीं गया था, वह उनकी नजरों के सामने ही था। रवि अपने कदम आगे की ओर बढ़ा रहा था। वह तीनों भी अब रवि के पीछे पीछे चल रहे थे। उन तीनों ने अब रवि को रोकने की कोई कोशिश नहीं की क्योंकि वह तीनों ये देखना चाहते थे कि वो कहां पर जाना चाहता है। कुछ दूरी पर जाने के बाद एक जगह ऐसी आती है जहां पर रवि के कदम थमते हैं। वो जगह एक चौराहा था जहां पर दिवाली के समय लोगों द्वारा चौराहे पर वफेर सदका, उतारा, भूत प्रेतों का चढ़ावा रखा गया था। उस जगह पर इंसान नहीं थी बल्कि कुछ कुत्ते वहां रखे वफेर को खाने में व्यस्त थे। चौराहे पर रखी सफेद कागज के ऊपर मिठाइयां देखकर रवि अपने घुटनों पर आता है और कुत्तों के साथ मिलकर चौराहे की मिठाई उठाकर खाने लगता है। यह नजारा रवि के पिता मोहनलाल को परेशानी में डाल रहा था। मोहनलाल को भी अब ऐसा लगने लगा था कि उसके बेटे के ऊपर किसी शैतानी आत्मा का साया है। मोहनलाल इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज जो उसकी आंखों के सामने हो रहा था उसे देखकर मोहनलाल को इन सभी बातों पर विश्वास करना ही पड़ा। मोहनलाल इन बातों के बारे में सोच ही रहा था कि एम्बुलेंस चालक का फोन मोहनलाल के फोन पर आता है। मोहनलाल फोन उठाकर एम्बुलेंस चालक को उस जगह का पता बताता है जिस जगह पर वो फिलहाल खड़े थे। वो एम्बुलेंस को वहीं पर बुलाता है। एम्बुलेंस चालक कुछ देर के बाद उस जगह पर पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद एम्बुलेंस चालक के चेहरे पर भी उसी तरह की हैरानी थी जो वहां मौजूद मोहनलाल, विक्रम और मंजीत के चेहरे पर थी। एम्बुलेंस चालक मोहनलाल को जानता था। वह मोहनलाल के करीब आता है और मोहनलाल से कहता है, मोहनलाल जी, पेशेंट कहां पर है? एम्बुलेंस चालक की बात सुनकर मोहनलाल अपने हाथ से अपने बेटे रवि की ओर इशारा करता है जो चौराहे पर रखे गए पताशे और मिठाई खा रहा था। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। लाल रात पार्ट 4। मोहनलाल की बात सुनकर वह एम्बुलेंस चालक मोहनलाल के साथ रवि के करीब गया। उन्होंने रवि को यह समझाया कि उसे उनके साथ चलना होगा, लेकिन रवि उनकी बात सुनने के बाद उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। वह